और आइए पहले शुरुआत करते हैं 2002 गुजरात फसादात से। सामाजिक कारकुन तीस्ता सेतलवाड़ को मुंबई में गुजरात एटीएस की टीम ने आज उनके घर पहुंचकर हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल गुजरात फसादात मामले की समाअत की थी और फसादात के हवाले से तीस्ता के रोल से मुताल्लिक तहकीकात करने को कहा था, जिसके बाद गुजरात एटीएस ने तीस्ता को हिरासत में लिया है। मसाजिद कमेटी भोपाल ने न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद आइम्मा मौज़नीन की रुकी हुई तनख्वाह को जारी कर दिया। न्यूज 18 उर्दू के जरिए मार्च से आइम्मा मौज़नीन की रुकी हुई तनख्वाह के ताल्लुक से 7 जून को तफसील के साथ खबर नशर की थी, जिसके बाद महकमे अक़लियती फलाह बहबूद के जरिए ग्रांट जारी की गई और मसाजिद कमेटी के आइम्मा मौज़नीन की मई तक की तनख्वाह को उनके अकाउंट में डाल दिया गया। मसाजिद कमेटी के इंचार्ज सेक्रेटरी यासर अरफात का कहना है कि जून की तनख्वाह भी आइम्मा मौज़नीन को ईद उल अज़हा के पहले अदा कर दी जाएगी। आइम्मा मौज़नीन की तनख्वाहों को लेकर मसाजिद कमेटी के इंचार्ज सेक्रेटरी क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. एक बार फिर आपका खैर मकदम है खास बात इंडिया में। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया, मसाजिद कमेटी भोपाल ने न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद आइम्मा मौज़नीन की रुकी हुई तनख्वाह को जारी कर दिया है। न्यूज 18 उर्दू के जरिए मार्च से आइम्मा मौज़नीन की रुकी हुई तनख्वाह के ताल्लुक से 7 जून को तफसील के साथ खबर नशर की थी, जिसके बाद महकमे अक़लियती फलाह बहबूद के जरिए ग्रांट जारी की गई है। देखिए, मार्च से अभी तक की तनख्वाह जो है आइम्मा मौज़नीन हज़रात का नजराना बैंकों में पहुंचा दिया गया है और इस महीने का भी जो नजराना है वो ईद से कबल जो है इंशाल्लाह उनके बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। इमाम मौज़नीन सर जो आपके स्टाफ में रहे उन सब की भी तनख्वाहें बैंकों में पहुंचा दी गई। भोपाल मसाजिद कमेटी ने आइम्मा मौज़नीन की तनख्वाह तो जारी कर दी है, लेकिन दारुल क़ज़ा से वाबस्ता आइम्मा मौज़नीन माह फरवरी से तनख्वाहों से महरूम है। जमीयत उलमा भोपाल के जिला सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद फ़हीम ने मसाजिद कमेटी इंतजामिया पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए मसाजिद कमेटी इंतजामिया से मसाजिद कमेटी के आइम्मा मौज़नीन की तरह दारुल क़ज़ा के आइम्मा मौज़नीन की तनख्वाहें भी जारी करने का मुतालबा किया। ताल्लुक़ जिन इमाम मौज़िन का ताल्लुक़ दारुल क़ज़ा से है, उन लोगों को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं, सिर्फ जनवरी तक की तनख्वाहें दी गई हैं। और पिछली ईद पे भी यही हुआ था। अभी कुछ दिन पहले 2 महीने की तनख्वाह मिली है, जिसमें दिसंबर और जनवरी की तनख्वाहें उनको दी गई हैं और तकरीबन 4-5 महीने की तनख्वाह अभी भी बाकी है। फिर ईद आ रही है और अगर तनख्वाहें नहीं दी गई तो जिस तरह से हमारी ईद उल फितर गुजरी है,
शायद बकरीद भी इसी तरह गुजरे, और पिछली बार भी बहुत परेशान रहे लोग, और ये फिर ईद आ रही है और इसमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब उनको दी जा रही है तो दारुल क़ज़ा में से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी तनख्वाह जारी करना चाहिए, उनकी भी जून तक की तनख्वाह देना चाहिए, जबकि अभी तक सिर्फ जनवरी तक की दी गई हैं। बिहार हुकूमत की जानिब से जात पात पर मबनी मरदमशुमारी कराने के फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। जेडीयू ने मुख्तलिफ जिलों में आभार यात्रा निकालकर वज़ीर आला नीतीश कुमार को मुबारकबाद दी है। सीतामढ़ी में जेडीयू के लीडरों ने आभार यात्रा निकाली। वाज़ेह है कि सीतामढ़ी एक अक़लियती जिला है। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी और सीतामढ़ी जिले के तंजीम इंचार्ज मेजर इकबाल हैदर खान ने कहा कि जात पर मबनी मरदमशुमारी का फैसला एक तारीखी फैसला है। एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में मुस्लिम हुक्मरानों से मुतल्लिक तारीख को बड़े पैमाने पर कम किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी की किताबों में मुस्लिम हुक्मरानों से मुतल्लिक जो मवाद हटाया गया है उसमें दिल्ली सल्तनत से मुतल्लिक तारीख भी शामिल है। दर्जा 7 की तारीख की किताब और पास्ट से ताल्लुक तुगलक, खिलजी और लोधी खानदानों को मुगलिया सल्तनत की तारीख से हटा दिया गया। इसके अलावा 6ठी से 12वीं जमात की किताबों से बहुत कुछ मवाद हटा दिया गया। एनसीईआरटी ने 12वीं जमात की किताब से गुजरात फसादात, नक्सल तहरीक से मुतल्लिक तारीख और इमरजेंसी से मुतल्लिक तनाज़ात को भी हटा दिया है। एनसीईआरटी ने कहा कि कोरोना वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र तलबा के लिए किताबों का बोझ कम किया गया है। ताहम माहिरीन तालीम और दानिश्वरों के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के मखसूस एजेंडे के तहत इस तरह की तब्दीलियों को अंजाम दिया जा रहा है। जो इतिहास है वो हमने तो लिखा नहीं है, ना इन्होंने लिखा है जो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो उस वक्त के इतिहासकारों ने खास तौर से लिखा है जो समकालीन इतिहासकार हैं। इतिहास का सोर्स क्या है? जो समकालीन लोग होते हैं उस वक्त, जो उस इतिहास के चश्मदीद गवाह होते हैं, उसमें कुछ दरबारी इतिहासकार भी होते हैं जो हुकूमत के अंदर काम करते हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस भी होते हैं। आप जानते हैं हर दौर में इस तरह के लोग रहे हैं, तो वो इतिहास लिखते हैं। वो हिस्टोरियंस उसको आधार बनाकर आगे फर्दर हिस्ट्री लिखते हैं। तो मुग़ल काल का जो इतिहास लिखा गया है किताबों में, जो अब तक हमने पढ़ा है, उसके साथ तो कभी अंग्रेज़ों ने भी छेड़छाड़ नहीं की। अंग्रेज़ 200 साल तक हाकिम रहे और उन्होंने फौज डालो की राज की नीति अपनाई भी। हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की पूरी हिकमत उन्हीं की थी। वही हिकमत हमारे आज के काले अंग्रेज़ों ने भी सीख ली है। जो हमारे रूलर्स हैं वो आज किस तरह से हुकूमत करना चाहते हैं, तो इसलिए वो जो उसकी जो नीयत है वो देखिए आप। जो एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रमों को लेकर बैठक की है या तब्दील किया है सिलेबस, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो एक अलग तरफ मुल्क को ले जाने की बात है। एक अलग तबके को आप सिलेबस से हटा रहे हैं। सिलेबस से हटाना अच्छी बात नहीं है। सिलेबस पे आप पढ़ाए, अपने वतन की खूब शान, खूब इज्जत तौकीर करें, लेकिन आपकी वतन की तौकीर जो है ताजमहल से भी होती है, आपके लाल किले से भी होती है। आपके मुग़ल बादशाहों ने जो हिंदुस्तान को दिया है उससे इनकार नहीं कर सकते आप उनको लाख सिलेबस से हटा लें, लेकिन आप। हुकूमत हिंद की जानिब से डायरिया पर काबू पाने के लिए 13 जून से 27 जून तक पुरजोर अंदाज में बेदारी मुहिम चलाई जाती है, जिसका बुनियादी मकसद 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया जैसी मौलिक बीमारी से बचाव है। आज 25 जून को डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन की जानिब से सैकड़ों खवातीन को इस बारे में आगाह किया गया, जिसमें बुनियादी तौर पर सफाई, वैक्सीनेशन, माँ का दूध, साबुन से हाथ धोना, ताज़ा खाना, उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी के सिलसिले में जानकारी दी गई। डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन की तरफ से जिंक सिरप का एक बोतल और जिंदगी बचाने वाला महलूल की अलामती तकसीम की गई। साफ सुथरा रखें, मट्टी का ही मकान क्यों नहीं हो, कच्चा मकान हो, पक्का मकान हो, कैसे भी हो, हम सफाई पर ध्यान दें। आसपास गंदगी नहीं फैलाएं, बच्चों को गंदगी में नहीं रखें। बच्चा कोई सुसु पोटी कर ले तुरंत साफ कर दें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 9वीं जमात का दाखिला इम्तिहान 26 जून को एएमयू के 22 इम्तिहानी मराकज़ पर मुनक्किद होगा। एएमयू के मुख्तलिफ स्कूलों में 9वीं जमात में दाखिले के लिए 12,306 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। एएमयू के तर्जुमान
उमर पीरजादा ने बताया कि इम्तिहानी मराकज़ में से 7 सेंटर तालिबात के लिए बनाए गए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 9 के एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 26 जून संडे के दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा और इसमें 22 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 7 जो एंट्रेंस सेंटर्स जो हैं वो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली है। हम बताते चलें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं इस एंट्रेंस टेस्ट में वो 12,306 हैं, जो हमें अब तक इतला मिली है। और इनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स का और स्टूडेंट्स का और उनके साथ जो लोग आएंगे उनके लिए भी यहाँ कैंपस में माकूल इंतज़ाम किया है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने हाल ही में लोकल बॉडी इंतखाबात के लिए तश्कील दिए गए हलकों का नक्शा जारी किया है। इस मरतबा 3 नुमाइंदों का एक हल्का तश्कील दिया गया है। हलकों की हदबंदी को लेकर मशवरे और शिकायतें तलब की गई थी। इस मामले में ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से की गई तहकीक के मुताबिक नांदेड़ म्यूनसिपल इंतजामिया ने जो इंतखाबी हलकों की हदबंदियाँ की है इसमें बड़े पैमाने पर गलतियाँ की गई है और इन गलतियों को दुरुस्त करने का मुतालबा किया जा रहा है। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एक वफ्द ने नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचकर म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और उनके सामने अपनी शिकायत रखी। आदि जो आप पहले से ही गैरमेंडिंग के तहत राजनीतिक पक्ष के आधार पर एसी के कमरे में बैठकर आपने जिस तरीके से हमने अभी इनको बताया है, एक एक चीज बता दी कि कौन सी ईबी पिछले 2017 की थी और अभी 2022 के अंदर आपने कहां पे उसको उठा के रखा है। जैसे शतरंज की चाल को रखा जाता है ना, इस तरीके से ईबी को एक उधर एक इधर एक उधर रखने से एसटी के क्लस्टर टूट गए, एससी के क्लस्टर टूट गए और उनको जो वार्ड आरक्षित रखना है वो वार्ड आरक्षित नहीं रहता। अब 28 नंबर वार्ड आरक्षित रखा है, वो उतरते क्रम के अंदर है, वहां एसटी का वार्ड होना ही नहीं चाहिए। और आज भी 2022 में 23 में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए भी जो है हम ज़कात फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमने भी इस पर ऑब्जेक्शन जाहिर किया है। हमारी डिमांड ये थी पहले भी कि हम चाहते थे एक कोर्ट, एक वार्ड और एक उम्मीदवार होना चाहिए ताकि आम नागरिकों को जो है इसमें इलेक्शन में भाग लेने का मौका मिले और लोगों की समस्या इस पर हल हो। गाजियाबाद एसओजी रूरल और थाना निवारी इलाके की पुलिस ने गैर कानूनी असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में गैर कानूनी असलहा बनाने वाले 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। थाना निवाड़ी एवं एसओजी ग्रामीण के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक बहुत ही शातिर अपराधियों का गैंग पकड़ा गया है। ये लोग अपने घरों पे तमंचे बनाने का सामान था वो सब बनाते थे और फिर यहीं जंगल के क्षेत्र में जाके इसको पूरे को असेंबल करते थे। इनके पास से लगभग 30 बने और अधबने तमंचे बरामद हुए एवं भारी संख्या में नाले एवं अन्य सामान जो बनाने में उपयोग किया जाता है, ग्राइंडर, टॉर्च इत्यादि, वो सब बरामद हुआ है। तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई है। ये कुछ समय से यहाँ पर हमारे क्षेत्र में एक्टिव हुए थे, लेकिन जल्दी ही इस पूरे गैंग को पकड़ा गया। बहुत सूचना के आधार पर काम किया गया, मुख्य सूचना के आधार पर, और एसओजी ग्रामीण और थाना अध्यक्ष निवाड़ी की पूरी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है सीओ साहब के निर्देशन में। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, अनस, अरसलान और लवी। ये सब तमंचे यहाँ पर बना के असेंबल करते थे, फिर गुलफाम के माध्यम से ये पूरे मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली क्षेत्र में ये सब तमंचे बेचते थे। इंस्टाग्राम आईडी की चैट खूनी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसके बाद दोनों बिरादरियों के नौजवानों सड़कों पर उतर आए हैं। शदीद लड़ाई हो गई। चाकुओं से हमले में 2 नौजवान रेहान और रकीब बुरी तरह जख्मी हुए। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। चाकू से हमला करने वालों की तलाश जारी है। इंस्टाग्राम पर बस इसका मैसेज आया, पहला हाय, मैंने हाँ बता, बस मैंने ये बोल दिया। फिर इनने कुछ गाली बकी, मैंने तो क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है मुझसे। हम यहाँ पर आए थे MNG के बाहर। अच्छा, ये कैसे पहुँचे? ये पहली इन्होंने फ़ोन करके हमें बुलाया था रामलीला ग्राउंड में, इन्होंने फील्डिंग बिछा रखी थी। अच्छा, हम 5 जने थे बस। ये कितने लोग? ये 25-30 जने थे, बहुत सारे जने थे। इन्होंने बैग टांग रखे थे, उसमें छुरी, बंदूक पता नहीं क्या क्या ले रहे थे। लगभग 2 बजे थाना कोतवाली को सूचना मिली कि जस्सीपुरा कट के आसपास
दो पक्षों में आपस में विवाद हुआ है, जिसमें कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को चाकू से वार करा है। इसमें पूछताछ में हमको पता लगा है कि ये लोग इंस्टाग्राम पे आपस में एक दूसरे से पहले बातचीत कर रहे थे और उसी के बाद इन लोगों ने जस्सीपुरा पे मुलाकात करके इनमें आपस में चाकूबाजी की घटना हुई है। इसमें जो घायल हैं उनको तुरंत ही उपचार हेतु एमएमजी अस्पताल लेकर गया है एवं इनको अभी दूसरे अस्पताल इनको रेफ़र करा गया है। और जो भी दूसरा पक्ष है उसको हम तुरंत ही पकड़ने के लिए हमने टीमें बना दी हैं। जल्दी इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है करके हम आप लोगों को सूचित करेंगे। अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज के तलबा ने आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनका पुतला नजर आतिश किया। तलबा का इल्जाम था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया तलबा पर गैर जरूरी सेशनल फीस का दबाव बना रही है। तलबा ने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दीगर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। जो सेकेंड ईयर के जो छात्र वर्ग है उससे अगर दोबारा फीस वसूली जाएगी तो हमारा बस एक ही मांग है इस विषय को लेकर के कि कॉलेज में फिर से दोबारा क्लास चली जाए अगर फीस ली जाएगी। अगर फीस नहीं ली जाती है तो इस विषय को लेकर के हम एक भी छात्र वर्ग पूरे जिला प्रशासन पूरे जिला का कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे फीस देने के लिए बाकी नहीं होगा। इस विषय को लेकर के हमने आगरा वीसी का पुतला फूका है डीएस कॉलेज धर्म समाज महाविद्यालय के बाहर। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट मोहल्ला का इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने वाला नौजवान नसीरुद्दीन कई दिन से गुमशुदा है। गुज़श्ता रोज ये रिक्शा तो बरामद हुआ लेकिन नौजवान का कहीं कोई पता नहीं चल सका। ऐसे में मुतासरा अहले खाना काफी परेशान हैं और पुलिस की लापरवाही के चलते आज अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान से मुलाकात करके मदद की अपील की है। नसीरुद्दीन एक हफ्ते से नहीं लौटे। मैंने कप्तान से बात की है, कप्तान ने फौरन एक्शन में आए वो और सीओ को और एसओ को उन्होंने हिदायत दी है कि जिन लोगों के ये नाम बता रहे हैं उनके कहने के मुताबिक उनको जिन पे शक है उन्हें फौरन उठवाया जाए। तो उन्होंने कहा मैं 24 घंटे में गिरफ्तार कर लूँगा। हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश के आज़मीन हज का पहला काफिला मुंबई से जिद्दा के लिए रवाना हो गया है। एमपी के आज़मीन हज के पहले काफिले में 408 आज़मीन हज और 2 खुद्दामुल हुज्जाज को रवाना किया गया है। आज़मीन हज की सहूलियात के लिए भोपाल के साथ मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट पर भी स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई ताकि आज़मीन हज को मुक़द्दस सफ़र में किसी किस्म की मुश्किलात पेश ना आए। एमपी के आज़मीन हज का दूसरा काफिला कल सुबह 5:30 बजे मुंबई से जिद्दा के लिए परवास करेगा। दूसरे काफिले की भी सभी आज़मीन हज मध्य प्रदेश से मुंबई हज हाउस पहुंच चुके हैं। सारे हाजी साहिबान की फ्लाइट मुंबई से और हजानी साहिबा की फ्लाइट आज मुंबई से जाएगी, जिसमें लगभग 410 हाजी साहिबान जाएंगे मक्का मुकर्रमा, जिसमें हमारे 2 साथी जो है खादिम हुज्जाज हबीब हसन और रईस मोहम्मद साहब साथ जा रहे हैं। अल्लाह इन सबका हज कबूल फरमाए। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का आज कानपुर में इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कानपुर शहर में वाक़ई मुतनाज़ा औक़ाफ़ी जायदाद का मुआयना किया। ऐसी जायदादों को हुकूमत नीलाम करना चाहती है, ताहम उन पर शिया वक्फ बोर्ड ने भी अपना दावा किया है। अली जैदी का कहना है कि जिस तरह से औक़ाफ़ी जायदादों पर कब्जे के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करे। का मेरा उद्देश्य है यहाँ के 2-4 वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण करना और यहाँ के लोगों से मिलना और यहाँ के लोगों की शिकायतें जानना। जो वक्फ संपत्ति पे लोग रह रहे हैं उनकी कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ जो है मुतवल्ली हैं वो मौके पे चाहते हैं कि वक्फ संपत्ति का निरीक्षण हो। बाकी हमें कुछ ज़मीनें चिन्हित करनी हैं कि जिनका हम इस्तेमाल जो है कम्युनिटी के लिए कर सकें। कुछ ज़मीनों पे स्कूल बन सकें, कुछ ज़मीनों पे अस्पताल बन सकें और ऐसी कुछ जो है योजनाएं जिनको अल्पसंख्यकों के लिए जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हैं उससे जो है जनता को जोड़ा जाए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी से सवाल करने वालों से अब सवाल किया जाना चाहिए। मोदी जी ने 2 दिनों में गुजरात में हुए फसादात को कंट्रोल किया, मुतासरीन को इंसाफ भी दिलाया। मुख्तार अब्बास साहब हमारे साथ हैं। सर, आज ही के दिन आपातकाल लगा था और आप इस मामले में आपको बहुत ज्यादा अनुभव है। देखिए, मैं तो आपातकाल के समय 16-17 साल का था, जेल भी गया। आपातकाल ने एक बात साबित कर दी कि ये जो तानाशाही की सनक होती है, वो तानाशाही की सनक को लोकतांत्रिक संकल्प के साथ हम परास्त कर सकते हैं और लोगों ने परास्त किया।
ये देश जो है वो लोकतंत्र से इतनी मजबूती से बंधा हुआ है कि लोकतंत्र की डोर को कोई भी तोड़ना चाहेगा उसको जो है नुकसान होगा और वो खत्म होगा। और यही बात इंदिरा गांधी जी जैसी उस समय की सर्वमान्य और सर्व शक्तिमान नेता थी, उनका खात्मा हुआ राजनीतिक रूप से। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 का जो दंगा हुआ उसमें प्रधानमंत्री को जो एसआईटी ने क्लीन चिट दिया था उसको बरकरार रखा। कांग्रेस लगातार सवाल खड़ा कर रही है, मतलब ये माना जाए कि क्या न्यायपालिका से भी ऊपर कांग्रेस? देखिए, मैं पहली बात एक बात समझिए आप कि नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिकल इंटॉलरेंस के, राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार रहे हैं। और ये जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा हैं, उन्होंने जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ उनके राजनीतिक असहिष्णुता दिखाई मोदी जी के, जनता ने उतना ही उनका स्वागत किया मोदी जी का। अब जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, मोदी जी ने अपने शासनकाल में जिस समय ये हुआ था 2 दिन के अंदर दंगों पे कंट्रोल किया। जो दंगाई थे, जो बलवाई थे, उनके खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। जो लोग पीड़ित थे, बिना भेदभाव के उनको न्याय दिलाया। लेकिन जो सवाल करने वाले लोग हैं वो भूल जाते हैं कि उनके शासनकाल में भागलपुर हुआ था, जो सालों दंगा चला था, हजारों लोग मारे गए थे। भिवंडी हुआ था, जो वर्षों दंगा चला और हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। जो दस्तकार थे, शिल्पकार थे, उनकी वो तबाह हुए। मलियाना था, जहां पर जिंदा लोगों को ट्रकों में लाद करके और नदी में फेंक दिया गया था, मार दिया गया था। एक लंबी 5000 दंगों की इस तरह की श्रृंखला है। उन्हें उस पर बेशर्मी उनकी है कि उस पर शर्म नहीं आती, बल्कि दूसरों से सवाल करते हैं। सर, एक फिल्म मेकर हैं राम गोपाल वर्मा, जिन्होंने माननीय द्रौपदी मुर्मू जी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की और ये कहा कि द्रौपदी आ गई हैं तो पांडव और कौरव होंगे। कैसे देखते हैं? भैया, अपनी फिल्म के खोखले और खोखे से बाहर निकलना चाहिए। इस तरह की चीजें जो है वो आप एक आदिवासी महिला, एक समाज के मजबूती के संकल्प के साथ काम कर रही महिला का आप अपमान करेंगे, ये ठीक नहीं है। ठीक है। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात फसादात 2002 केस में पीएम मोदी, जो कि उस वक्त के गुजरात के वजीर आला थे, क्लीन चिट दिए जाने का खैर मकदम किया। अमित शाह ने इल्जामात लगाने वाले सहाफियों, एनजीओज और सियासी पार्टियों से मुआफी का मुतालबा किया। अमित शाह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सच सोने की तरह चमकता हुआ बाहर आया। पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बार रहा है, चमकता हुआ बार रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नज़दीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है। और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, एक त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। एसआईटी में आज मैं आपको सत्य बताता हूं, एसआईटी का ऑर्डर कोर्ट का नहीं था। एक एनजीओ ने एसआईटी की मांग करी, कोर्ट ने फॉर सेक ऑफ आस्किंग हमारे लॉयर को पूछा। हमारे लॉयर ने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। लंच आवर के बाद फिर से कोर्ट बैठी,
हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं, तो एसआईटी बने, हमें क्या आपत्ति है। इट वॉज कंसेंटेड डिसीजन। गुजरात सरकार की रिकॉर्ड पर कंसेंट है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा है कि एनजीओ की मांग थी, गुजरात सरकार ने कंसेंट दी है। आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक प्रयास किए। कोर्ट ने यह तय कर दिया कि मुख्यमंत्री ने बार बार शांति की अपील की थी। कोर्ट ने यह तय किया घटनाएं मतलब ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए वो सुनियोजित नहीं थे, स्वप्रेरित थे। ये भी कोर्ट ने आज जजमेंट में कह दिया। और तहलका द्वारा किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसका आगे पीछे का पूरा फुटेज जब आया तब मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफी नहीं करी थी। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ उसी दोपहर को हमने सेना को बुला लिया था। सेना को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। आप हमारा हिसाब मांगती है, मांगना भी चाहिए, मुझे जवाब भी देना चाहिए, परंतु मैं क्लियर कर दूं, जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, एक दिन की भी देरी नहीं की है। रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है। कोर्ट ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। तीस्ता सेटलवाड की एनजीओ थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी थी, और मीडिया का दबाव इतना था कि सभी एप्लीकेशनों को सच मानकर ट्रीट किया गया। जनमानस ने, जनता ने कभी भी ये आरोप को स्वीकारा नहीं। मीडिया, एनजीओ और हमारी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी आरोपों को चलाते गई। एक चला दिया कि सीडी के बारे में, सीडी लेकर राहुल शर्मा चले गए। वहां पर नोटिंग है, नोटिंग साइड पर रोज काम है, उसने अपने रिकॉर्ड में रखा है, कोई कानून को नहीं तोड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकृत किया है। और इसी के साथ खास बात इंडिया में इतना ही। आदाब।